हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, एलर्जी एंड अस्थमा। क्योंकि जैसे ही अभी पॉल्यूशन बढ़ा है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट एलर्जी के, अस्थमा के आने लग गए हैं, जिनका सांस फूल रहा है, खांसी हो रही है और छाती से सीटी की आवाज़ें आ रही हैं। इन्हेलर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, स्टीरॉयड की गोलियां दे रहा हूँ एक महीने से, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पेशेंट मेरे से लगातार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा एलर्जी अस्थमा क्या कभी ठीक नहीं होगा? अगर हमने सीवियर अस्थमा हो गया हमको, तो हाँ, हमने कोई अपराध नहीं किया है। क्योंकि स्टेरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमने कोरोना में भी देखा, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओरल स्टेरॉइड जो होते हैं या फिर आईवी स्टेरॉइड इंजेक्शन के थ्रू जो हम देते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो पेशेंट भी बहुत परेशान रहते हैं, हमें भी देते हुए अच्छा नहीं लगता कि पेशेंट को कितना देंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। जैसे ही आपने बंद किया स्टेरॉइड, वैसे ही उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ एलर्जी और अस्थमा के ऊपर, कि मैं आपको बता सकूँ कि अस्थमा का भी ट्रीटमेंट है, एलर्जी का भी परमानेंट ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है। उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे, फिर डॉक्टर आपको अच्छे से बताएगा कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या फ़ायदे नुकसान हैं, तभी आप उसको ऑप्ट करेंगे और अपना अस्थमा आप परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो पहले मैं मेरे एक वीडियो की सीरीज़ है जो मैं अभी चलाऊंगा, जो सारे वीडियो मैं एलर्जी पे ही डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं डालूंगा। जब आपकी क्वेरीज एलर्जी के ऊपर, अस्थमा के ऊपर ख़त्म हो जाएंगी, जब आप बोलेंगे कि हाँ अब हमें सब समझ में आ गया, तब ये मैं सीरीज़ स्टॉप करने वाला हूँ। उससे पहले मैं स्टॉप नहीं करने वाला। तो मेरा जो पहला वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि जब आप बेसिक चीज़ समझेंगे, और ये पेशेंट्स भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, तो जब आप बेसिक चीज़ समझेंगे तभी मैं आपको एडवांस कई चीज़ें बता पाऊँगा कि एलर्जी टेस्टिंग क्या होती है, एलर्जी टेस्टिंग के बाद एलर्जी के शॉट्स कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, किन पेशेंट के लगते हैं, किन को इनहेलर्स देने हैं। आपको सब चीज़ें तभी समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को आज आप ध्यान से देखना, पूरा देखना, और अपने से कंपेयर भी कर सकते हो। जो आपको सिम्टम्स हैं, किस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं, वो आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो ऊपर मैंने लिखा है अस्थमा। अस्थमा मीन्स ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा सेम चीज़ है, क्योंकि कहीं मैं डायग्नोसिस में अस्थमा लिखता हूँ, कहीं BA यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा लिखता हूँ। अब ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होता है, उसको हम बोलते हैं TH1 या T हेल्पर 1, TH2 या T हेल्पर 2 टाइप का अस्थमा। जो T हेल्पर 2 टाइप का होता है उसे हम एटोपिक अस्थमा बोलते हैं। एटोपिक मतलब जिसके सर पे टोपी नहीं है। टोपी मीन्स टोपी एंड एटोपी मीन्स टोपी नहीं है। टोपी नहीं है मतलब, ये मैंने समझने के लिए बताया आपको कि उनका कोई डिफेंस नहीं है। तो इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं बचपन से ही सीज़न बदलता है, उनको खांसी जुकाम हो जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन रैशेज़ हो जाते हैं, या फिर उनके आंखों से पानी आने लगता है, या फिर उनको मौसम बदलता है, गले में इचिंग होने लगती है, नाक बहने लगती है। तो बचपन से ही वो एलर्जिक होते हैं, इसलिए इसको हम एलर्जिक भी बोलते हैं या एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर से, इंट्रिंसिक मीन्स अंदर से। तो ये बाहर की चीज़ों से होता है, बाहर की चीज़ों से कुछ खा लिया, खट्टा खा लिया, ठंडा खा लिया, तो उससे बढ़ जाता है, खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है। तो ये एक्सट्रिंसिक टाइप का होता है, यानी कि बाहर की चीज़ों से हुआ। एलर्जिक मीन्स एलर्जी के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। एटोपिक मीन्स बचपन से बार बार दिक्कतें होती हैं, मौसम बदलने पे खांसी, जुकाम, बुखार होना, गला ख़राब होना, छींके आना, आंखें लाल होना, स्किन रेड होना, ये सिम्टम्स बचपन से ही वो कहते हैं। जैसे इसी सीज़न में होता है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, या सर्दियों में होता है। कुछ पेशेंट को क्या होता है, बरसातों में दिक्कत होती है खाली, या कुछ पेशेंट कहते हैं मैं एक्सर्शन कर लेता हूँ या एक्सरसाइज कर लेता हूँ, या ठंडा खट्टा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक खा ली, गोलगप्पे खा लिए, तो हो गई दिक्कत। तो इस तरीके का होता है। इसमें जो नेज़ल सिम्टम्स होते हैं, नेज़ल सिम्टम्स यानी कि जो नाक के सिम्टम्स होते हैं, नाक का बंद होना, नाक से डिस्चार्ज आना, हेडेक होना, साइनोसाइटिस होना, तो ये नेज़ल सिम्टम्स इसमें कॉमन होते हैं। इसमें क्या होता है, नेज़ल सिम्टम्स नहीं होते हैं, नेज़ल पॉलिप बन जाते हैं। पॉलिप मीन्स आपने देखा होगा कि नाक के अंदर गुच्छे बन जाते हैं, मांस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, गुच्छे बन जाते हैं, उसको हम पॉलिप बोलते हैं। तो पॉलिप होता है TH1 में, ये होता है T हेल्पर 1 टाइप का। ये नॉन एटोपिक होता है, नॉन एलर्जिक होता है, एलर्जी के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, इंट्रिंसिक टाइप का होता है। नेज़ल पॉलिप मिलते हैं, कोई नेज़ल सिम्टम्स नहीं मिलते हैं इसमें। IgE लेवल्स, अगर हम IgE की बात करें तो कितने भी एलर्जी अस्थमा के पेशेंट हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले IgE लिख देते हैं।
भाई IgE आप क्यों करा रहे हैं जब आपको उसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं पता कि IgE का हम आगे कैसे यूज़ करेंगे। लोग क्या करते हैं, IgE करा करा के कंपेयर करते हैं कि IgE इतना था तो अभी एलर्जी इतनी है, IgE कम हो गया तो एलर्जी कम हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो IgE होता है ये हम करते हैं फ्री IgE। ये जो हम IgE सीरम में टेस्ट करते हैं ये होता है फ्री IgE, क्योंकि IgE दो टाइप का होता है, एक फ्री होता है, एक बाउंड होता है जो बंधा हुआ होता है। तो बाउंड को नापने का कोई तरीका नहीं है, ये हम फ्री चेक करते हैं। अब फ्री और बाउंड की जो रेशो होती है, परसेंटेज होती है, वो भी वेरी करती रहती है। तो इसका इस तरीके से करा के कि आप देखें कि डिजीज़ बढ़ रही है घट रही है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी एक हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। अगर ये हाई है तो TH2 टाइप का होता है, और अगर ये नॉर्मल है तो जनरली TH1 टाइप का होता है। इसके बाद जो ईस्नोफिल होती हैं वो इसमें नॉर्मल होती हैं और बढ़ भी सकती हैं ब्लड में, और इसमें जो ईस्नोफिल होती हैं इसमें भी नॉर्मल हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं। इसमें जनरली लिम्फोसाइट बढ़ती हैं जो ब्लड की सेल होती हैं, और इसमें न्यूट्रोफिल बढ़ती हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे टेस्ट की बात करें तो वो होता है SPT, यानी कि स्किन प्रिक टेस्ट, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। स्किन पे हम कुछ एलर्जेंस होते हैं, उनको लगा लगा के, डॉट्स लगा लगा करके चेक करते हैं कि कितना उसका एलर्जन का सेंसिटाइजेशन है। तो उसको हम, एक स्केल होता है, स्केल के माध्यम से हम उसको नाप लेते हैं। ऐसा स्केल होता है, और इसमें ऐसी इस तरीके की रिएक्शंस आती हैं। जैसे ये गोला बन गया तो ये निगेटिव होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 5 नंबर से तो रिएक्शन पॉजिटिव मानी जाती है, इसको हम +1 बोलते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर ये हम +1 मानते हैं। 7, 8 नंबर तक हम इसको +2 मानते हैं। इसके आगे हम +3 और +4 कैटेगरी में रखते हैं। तो उसको हम स्किन पे लगाते हैं, जो मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा, और उसको हम देख लेते हैं ये कितना फूला है और किस चीज़ से रिएक्शन हुई है, ये भी पता चल जाता है इस टेस्ट के माध्यम से। और एलर्जी कितनी है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ये भी पता चल जाता है। और कितना इस चीज़ से बचाव करना है आपको, वो भी पता चल जाता है। और हाँ, इसकी टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है वो लगभग 70 से 80% तक आप इस टेस्ट पे आप रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिटिविटी 100% एलर्जी के केस में नहीं है। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है इस टेस्ट की वो सबसे ज़्यादा है, और ये डॉक्टर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए। और इसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। पोलन ग्रेन एलर्जी पता चल जाती है, डस्ट एलर्जी पता चल जाती है, फंगस से पता चल जाती है, कुछ वुड डस्ट होती है, कैट डेंजर होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सबसे एलर्जी की हमें सेंसिटिविटी पता चल जाती है और कितनी है। और अगर किसी चीज़ से एलर्जी ज़्यादा है तो उसके अगेंस्ट में हम सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, स्लिट। ये जीभ के नीचे हम ड्रॉप बनवाते हैं, जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसी के लिए ही हमको ये ड्रॉप देनी होती हैं पेशेंट को। तो वो ड्रॉप भी पेशेंट टू पेशेंट और एलर्जी प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना लंबा ट्रीटमेंट है, कितनी ड्रॉप देनी है। तो वो स्लिट बोलते हैं, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। वो हम करवाते हैं SPT के बाद, क्योंकि पता चल जाता है कि किस चीज़ से रिएक्शन है बॉडी में और सेंसिटिविटी किस चीज़ से है। तो उसको हम डिसेंसिटाइज करते हैं बॉडी को। डिसेंसिटाइज मतलब जिस चीज़ से सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी बॉडी की ख़त्म करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी, जिसको हम स्किट बोलते हैं। तो ये जीभ के नीचे जो हम ड्रॉप डालते हैं उसकी जगह इंजेक्शन बन के आते हैं ऑर्डर पे, वो सबक्यूटेनियस डेल्टॉइड में लगते हैं। जिस चीज़ से रिएक्शन आती है उसी चीज़ से लगते हैं। तो ये भी ऑर्डर पे बनवाए जाते हैं, और पेशेंट टू पेशेंट ये निर्भर करता है, वेरी करता है कि किस पेशेंट को कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। और एक चीज़ और, जो पेशेंट सीवियर और वेरी सीवियर अस्थमा के होते हैं या एलर्जी के होते हैं, उसी में हम ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ होती है, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 वाली, उसमें इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप SPT के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि एलर्जी किस चीज़ से है और उससे आप बचाव कर सकते हैं। और हो सकता है बचाव करने से आपको इस तरीके की रिएक्शंस हो ही ना। और एक और तरीके का ट्रीटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ओमेलिजुमैब। इस तरीके का भी ट्रीटमेंट हम कुछ पेशेंट्स में देते हैं, क्योंकि ओमेलिजुमैब का रोल होता है, ये एंटी IgE तरीके से काम करता है। एंटी IgE मीन्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन E मैंने आपको बताया था एलर्जी के लिए, उसके अगेंस्ट में काम करता है ये ओमेलिजुमैब। तो जब IgE कम करेगा वो, तो बॉडी में रिएक्शंस कम होंगी, तो बॉडी की सेंसिटिविटी कम रहेगी।
तो इसमें भी अगर हम ओमेलिजुमैब देते हैं तो बार बार हमें ये IgE टेस्ट करा के नहीं देखना होता है, क्योंकि जो हम कराते हैं टेस्ट वो हमें फ्री IgE पता चलता है, बाउंड नहीं मिलता। तो हमें एक्चुअल वैल्यू IgE की फिर भी नहीं पता चलती, इसलिए बार बार टाइम टू टाइम ये IgE लेवल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम TH1 की बात करें तो इसमें SPT टेस्ट जो होता है, स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट, वो नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं, जो TH2 टाइप की रिएक्शंस होती है वो मेन होती है 80% पेशेंट्स में TH2 टाइप की होती है और 20% पेशेंट्स में TH1 टाइप की होती है। ये एटोपिक होती है, एलर्जिक टाइप है, एक्सट्रिंसिक टाइप है, ये नॉन एटोपिक है, नॉन एलर्जिक है और इंट्रिंसिक है। इसमें नेजल सिम्टम्स मिलते हैं 2 में, 1 में पॉलिप मिलते हैं, 2 में IgE लेवल बढ़ा हुआ होता है और इसमें नॉर्मल होता है। ईस्नोफिल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं और इसमें लिम्फोसाइट बढ़ते हैं TH1 में। SPT इसमें नेगेटिव होता है और SPT इसमें पॉजिटिव होता है। इसके अलावा 2 और टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ELISA। इसमें ELISA ब्लड से भी हम करते हैं, ब्लड से भी पता लगा सकते हैं कि किस किस चीज़ से एलर्जी है, तो इसमें पॉजिटिव मिलता है और इसमें ELISA नेगेटिव मिलता है। और एक और टेस्ट होता है एलर्जी फाडिया टॉप ब्लड में बस एलर्जिक है या नॉन एलर्जिक है ये पता करने के लिए होता है, तो इसमें फाडिया टॉप पॉजिटिव होता है और इसमें फाडिया टॉप नेगेटिव होता है। आई होप फ्रेंड्स, ये जो मेरा पार्ट 1 है एलर्जी सीरीज़ का, ये वीडियो आज आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी डिटेल में और बहुत मेहनत से आपको चीज़ें समझाई हैं। अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप आगे जान पाएंगे कि एलर्जी आपकी ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है, आप किस तरीके का ट्रीटमेंट कराएं, कैसे परहेज़ रखें, ये सब चीज़ें आपको मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, और पेशेंट परेशान होते रहते हैं। और ये सब जो एलर्जी का ये सब मैंने आपको बताया, ये आपको ईजिली लिटरेचर भी कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने ये जो मेरा एलर्जी का, चेस्ट का और जो टीबी का सेंटर है यहाँ पे आदर्श नगर में अवेलेबल हूँ 9 AM to 9 PM। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए, अगर ये बहुत सीवियर है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप मेरे को दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं और टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। थैंक यू।